नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा मास्टर वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कितने भाग होते हैं, कौन से भाग का क्या काम होता है, इन सभी भागों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके पहले मैं आपको थर्मल पावर प्लांट का मास्टर वीडियो यानी एक ही वीडियो में पूरा थर्मल पावर प्लांट का फुल कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। उसके साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी मास्टर वीडियो आपके सामने लाया था। आज मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का मास्टर वीडियो लेकर आया हूं। इस एक वीडियो लेक्चर को मात्र देखने भर से आपको पुनः न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही वीडियो लेक्चर में मैं सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये वीडियो लेक्चर पूरे अंत तक देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और मेंटेन करेंगे। यह क्लास आपका वे लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका SSC जेई, UPPCL जेई, LMRC, DMRC, जिस टाइप के भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अभी तो वे बच्चे जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हमें देखना है। ये यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा लेआउट सिस्टम आपको बनाकर दिखाया गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट में देखा कि हम लोग ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते हैं और उस कोयले से हम लोग पानी को गर्म करके उसका वाष्प बनाते हैं और उस वाष्प की सहायता से हम लोग जो हमारी टरबाइन होती है, जो हमारी भाप टरबाइन या स्टीम टरबाइन होती है, उसको चलाते हैं और उस टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है और अल्टरनेटर हमारा बिजली पैदा करता है। उसी प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमने देखा कि हम जल के माध्यम से यानी डैम की सहायता से नदी पर डैम बनाकर हम लोग उस पानी की सहायता से टरबाइन को चलाते हैं और टरबाइन के माध्यम से अल्टरनेटर को घुमाकर हम लोग बिजली पैदा करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट इसी तरह का यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में पढ़ना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आप जो है पानी को गर्म करके उसका स्टीम बनाएंगे और स्टीम की सहायता से आप स्टीम टरबाइन को चलाएंगे और इस स्टीम टरबाइन के द्वारा हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है और अल्टरनेटर से हम क्या करेंगे, बिजली पैदा करेंगे। सेम लॉजिक है, परंतु इसमें ईंधन के रूप में आप न्यूक्लियरी पदार्थ यानी नाभिकीय पदार्थ का प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में। जैसे आपका नाभिकीय पदार्थ के बारे में मैं बताऊं, जो जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इन पदार्थों का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है, ये भाग इतना आप यहाँ इसको ध्यान से देखिए। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक लेआउट सिस्टम दिखाया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में स्टडी करते हैं। एक तो इसका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ध्यान देंगे, इसका मेन भाग जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इसमें हम लोग परमाणु ईंधन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस न्यूक्लियर रिएक्टर से हम पानी का वाष्प बनाते हैं, फिर उस वाष्प की सहायता से इस टरबाइन को चलाते हैं और इस टरबाइन से फिर हमारा ये अल्टरनेटर जुड़ा होता है और अल्टरनेटर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज पैदा करते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों ध्यान देंगे आप जो है कि ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह क्या काम करता है, यह आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ध्यान देंगे आप जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना होता है। हमारे जो भी परमाणु ईंधन होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है
और इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करके उसका वाष्प बनाते हैं, फिर उस वाष्प से वाष्प टरबाइन को चलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मेन यूनिट है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर दिखा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसी में हम लोग नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उसके बाद आपका ये कंट्रोल वाल्व है, इसके द्वारा स्टीम के प्रेशर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ पर आपको टरबाइन दिख रही है, टरबाइन का काम होता है आपका, यह हमारी टरबाइन है। टरबाइन जो होती है, टरबाइन का काम होता है अल्टरनेटर को चलाना। फिर उसके बाद जो है ये अल्टरनेटर होता है, इसके द्वारा हम लोग बिजली पैदा करते हैं। ये हमारा कंडेंसर होता है, टरबाइन से जो भी हमारी वाष्प निकलती है वो कंडेंसर में आकर पुनः पानी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये एक फीड वाटर पंप है, फीड वाटर पंप की सहायता से हम लोग पुनः पानी को इस न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजते हैं। बाकी यह कूलिंग टावर है, यह आपका सर्कुलेटिंग पंप आपको यहाँ पर दिखाया गया, और ये आपकी रिवर है। बस इतना सा भाग है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ने के लिए इसके दो भाग होते हैं, एक इसका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और दूसरा इधर का टरबाइन, अल्टरनेटर और उसका कंडेंसर जो है ये उसका दूसरा भाग होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें ईंधन के रूप में हमारे जो भी परमाणुीय पदार्थ होते हैं उसको रखते हैं। जैसे आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। जब हम ईंधन के रूप में इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इन नाभिकीय पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो हम इस पर स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ईंधन के रूप में हम जो भी न्यूक्लियर पदार्थ या परमाणुीय पदार्थ का प्रयोग किए हैं उसमें चेन रिएक्शन होती हैं। और ये चेन रिएक्शन किस तरह की होती है, नाभिकीय विखंडन होता है। और आप जानते होंगे कि जब भी हमारे चेन रिएक्शन के द्वारा नाभिकीय विखंडन हो तो हमें ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। आपकी यहाँ पर दो प्रक्रियाएं होती, एक नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर कोई एक परमाणु बनाते हैं तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय विखंडन में एक परमाणु जो टूटकर दो परमाणु में विभाजित हो जाता है, पुनः दो परमाणु टूटकर अलग अलग चार परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक चेन रिएक्शन के रूप में हमें ऊर्जा मिलती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग जब जो भी हमारे परमाणुीय पदार्थ होते हैं उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहाँ पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया की वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस वाष्प से हम लोग स्टीम टरबाइन चलाते हैं, और स्टीम टरबाइन के द्वारा हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है और अल्टरनेटर बिजली पैदा करता है। तो आइए देखते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं। हमारे इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जो भी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं उसके लिए क्या क्या हमारे सहायक अंग होते हैं। क्योंकि अगर इस नाभिकीय विखंडन की क्रिया को, इस चेन रिएक्शन की प्रोसेस को अगर हम लोग कंट्रोल न करें तो यह पूरा एक तरह से एटम बम बन जाएगा और पूरा हमारा प्लांट ही विस्फोट कर देगा। तो इसलिए ये जो भी प्रक्रिया कराई जाती है इसको एक कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या क्या भाग होते हैं, इसके कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको अलग से न्यूक्लियर रिएक्टर का एक पूरा सिस्टम बनाकर दिखाया गया है। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर दिख रहा है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या यूनिट लगाई गई होती हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि ये कंट्रोल रॉड है, 1 2 3 ये आपको दिखाई दे रहा है, एक कंट्रोल रॉड है। आप पहले क्या क्या यूनिट लगाई गई इसमें इसको देख लीजिए। ये कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड है। फिर उसके बाद यह आपको जो ABC करके दिखाया गया है इसको हम लोग मॉड्यूलेटर कहते हैं, ये मॉड्यूलेटर है। फिर उसके बाद ये बीच में इसका ईंधन यानी फ्यूल रॉड रखा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से आपको 3 यूनिट दिखाई गई हैं। यह फ्यूल रॉड है, ईंधन के रूप में हम लोग जिस भी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, वहाँ पर ईंधन के रूप में हम लोग यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद इस
पूरी चैन रिएक्शन को करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर एक बाहरी आवरण होता है जिसको हम लोग रिएक्टर कोर कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रिएक्टर कोर क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इसके मेन पार्ट होते हैं किसके, न्यूक्लियर रिएक्टर के। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि यह हमारा कंट्रोल रॉड है, यह हमारे मॉडरेटर हैं, यह फ्यूल रॉड है, यह हमारी एक स्टील पाइप होती है, इसमें हमारा जो भी हीट यहाँ से पैदा होती है वो इसमें ट्रांसफ़र फ्लो होती है। उसके बाद यह हीट एक्सचेंजर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग हीट एक्सचेंजर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर यहाँ से जो भी हमारी ऊष्मा पैदा हुई वह हीट एक्सचेंजर में जाकर अपनी ऊष्मा को ये ट्रांसफ़र करती है, ऊष्मा का ट्रांसफ़र करती है। तो ये इसके मेन भाग हैं। तो दोस्तों आप एक एक यूनिट को देखिए, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले ये फ्यूल रॉड देखिए, यहाँ पर फ्यूल रॉड आपको दिखाया गया है। फ्यूल रॉड के रूप में हम लोग किसका, यूरेनियम 235 का या थोरियम 232 का या प्लूटोनियम आपका 239 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से किसी भी फ्यूल रॉड का हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्यूल रॉड रखा गया है। अब इस फ्यूल रॉड पर हम लोग क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, यहाँ फेंकते हैं, न्यूट्रॉनों को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा पैदा होती है, एनर्जी रिलीज होता है यहाँ से। अगर हम लोग इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल न करें, ध्यान देंगे, जो भी यहाँ चेन रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा हो रही है, इस चेन रिएक्शन को अगर हम लोग कंट्रोल ना करें तो यह पूरा का पूरा रिएक्टर ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया गया। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, चेन रिएक्शन को कम करना है। यहाँ पर देखिए आपको कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को कम करना है। यह कैसे कम करता है, जब हम ये कंट्रोल रॉड इसमें मूवेबल होता है, यानी जब इसको हम लोग अंदर की तरफ पुश करेंगे, दबाएंगे कंट्रोल रॉड को, तो यह हमारे जो भी यहाँ से न्यूट्रॉन पैदा होंगे उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को कम कर देगा। उसी प्रकार से यह कंट्रोल रॉड को जब हम लोग ऊपर खींचेंगे तो यह चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को बढ़ा देगा। इस तरह से हमारा चेन रिएक्शन काम करता है। यह कंट्रोल रॉड काम करता है। कंट्रोल रॉड क्या काम करता है, चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को कम करता है। यह कंट्रोल रॉड बना किसका होता है, कैडमियम, और या तो इसको बोरान का बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि कौन सा मटेरियल किस पदार्थ का बना होता है। तो आप ध्यान देंगे कंट्रोल रॉड कैडमियम या तो बोरान का बना हो सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीच में ABC 3 पॉइंट आपको दिखाया गया, इसको हम लोग मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर का काम क्या होता है, यह मॉडरेटर जो काम करता है, यहाँ से जो भी न्यूट्रॉन पैदा हुई उसकी गति को कम करना, यह आपका मॉडरेटर का काम होता है। जो भी न्यूट्रॉन यहाँ पर जो भी न्यूट्रॉन पैदा हुआ उसकी गति को कम करना। अब ध्यान देंगे, यह कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर में अंतर होता है। यह चेन रिएक्शन को कम करता है। जो चेन प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी बहुत 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमारे जो भी परमाणु पदार्थों का विखंडन होने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को आपका कंट्रोल रॉड कम करता है, और मॉडरेटर जो होता है यह न्यूट्रॉन जो वहाँ से पैदा हो रहे हैं उसकी गति को कम करता है। तो इन दोनों में आपका अंतर होता है। कंट्रोल रॉड चेन रिएक्शन को कम करता है और मॉडरेटर यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। अब ध्यान देंगे कि आपसे पूछा जाता है कि मॉडरेटर किस पदार्थ का बना होता है। तो मॉडरेटर हम लोग ग्रेफाइट का बना सकते हैं, हैवी वाटर का, या बेरिलियम का बना सकते हैं। सामान्यतः हमारा मॉडरेटर जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं वह ग्रेफाइट का होता है। तो यह मॉडरेटर का काम होता है। आपसे मॉडरेटर का काम पूछे तो यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, और कंट्रोल रॉड का काम अगर आपसे पूछा जाए तो यह चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को कम करता है। यानी इसके द्वारा हम लोग चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद ये आपका फ्यूल रॉड है, इसी के ऊपर हम लोग न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट करते हैं, जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होती है। अब दोस्तों यहाँ से चेन रिएक्शन के कारण जो भी हमारी ऊष्मा पैदा हुई, जो भी एनर्जी पैदा हुई, इस एनर्जी
को हम लोग इस पाइप के माध्यम से, जो आपको पाइप दिख रहे, इस पाइप के माध्यम से फ्लो कराते हैं। और ये थोड़ी सी पाइप नहीं होती, बहुत बड़ी एरिया में ये पाइप का एरिया होता है। इसी पाइप के अंदर हमारा क्या होता है, जो यहाँ से हीट पैदा हुई वह फ्लो करती है। और ये किसके माध्यम से फ्लो करती है, कूलेंट के माध्यम से। आप ध्यान देंगे, ये जो आपका यहाँ पर हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी, यह हीट ट्रांसफ़र किस माध्यम से होगी, कूलेंट के माध्यम से होगी। कूलेंट अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से हीट जब पैदा होएगी तो यहाँ से आपका इस पाइप के संपर्क में इधर से वाटर आएगा। और वाटर जब इस गर्म तप्त नली के प्रभाव में आएगा तो उसका उष्मा बन जाएगा, यानी अब वाटर किस में बदल जाएगा, स्टीम में। और स्टीम इधर इकट्ठा होकर इस जो आपको ऊपर जो नली टाइप का दिख रहा है, इस नली से हमारी स्टीम बाहर निकलेगी। तो एक तरफ से हमारा वाटर आएगा, दूसरे तरफ से स्टीम बाहर जाएगी, यानी यहाँ पर वाटर किस में बदलेगा, स्टीम में। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंजर कहते हैं। यहाँ पर हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती है। तो आप यहाँ से इतना बात ध्यान देंगे कि यह हमारा कूलेंट है। अब इस रिएक्टर के और कुछ भाग होते हैं, कुछ मेन पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर, यहाँ से लिख लेंगे आप जो है रिएक्टर। अब देखिए इसके मेन पार्ट कौन से होते हैं। एक तो इसका रिएक्टर कोर होता है, दूसरा मॉडरेटर होता है, तीसरा रिफ्लेक्टर होता है, चौथा कंट्रोल रॉड होता है, और फिर कूलेंट होता है, फिर रेडिएशन शील्ड होता है। अब ध्यान देंगे, इसके रिएक्टर कोर होता है, मॉडरेटर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, फिर कंट्रोल रॉड होता है, फिर कूलेंट होता है, फिर आपका रेडिएशन शील्ड होता है। ये इसके 6 मेन पार्ट होते हैं। अब सभी जो भी भाग हैं, इसके जो भी पार्ट हैं, इनके बारे में हमको देखना होता है कि रिएक्टर कोर क्या होता है। मॉडरेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। आप उसके बाद रिफ्लेक्टर क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। कंट्रोल रॉड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को कम करता है। शीतक यानी कूलेंट क्या होता है, यह हीट को ट्रांसफ़र करने में मददगार सहायक होता है। इसकी सहायता से हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। फिर उसके बाद रेडिएशन शील्ड क्या होती है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए रिएक्टर कोर क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ पर आपको लिखा गया मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका रिएक्टर कोर। आप इसको सही कर लेंगे। रिएक्टर कोर, यह रिएक्टर कोर यह नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य भाग होता है। इसमें चेन रिएक्शन द्वारा ऊष्मा पैदा होती है। आप ध्यान देंगे रिएक्टर कोर में क्या होता है, यहाँ पर जो भी प्रक्रिया हो रही है वह रिएक्टर कोर के अंदर होती है। ये जो भी प्रक्रिया आपका संपन्न हो रही है वह एक रिएक्टर कोर होता है, उसी के अंदर ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती है और इसमें हमारी क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है। तो यहाँ पर आपको रिएक्टर कोर के बारे में लिखा गया है। यह नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य भाग होता है। इसमें चेन रिएक्शन तथा ऊष्मा पैदा होती है, यानी इसी रिएक्टर कोर के अंदर ये जितनी भी प्रक्रिया होती है इन सबको परफॉर्म की जाती है और इसी के अंदर क्या होता है, हमारा ऊष्मा पैदा होता है। उसके बाद मॉडरेटर का काम मैं आपको बता दिया है कि यह न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। इसका काम जो होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। दूसरा ये इसका काम होता है न्यूक्लियर प्रोसेस को समान रूप से बनाए रखना, यानी न्यूक्लियर प्रोसेस को समान रूप से बनाए रखना, यानी जो हमारी यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको एक समान रूप से परफॉर्म करना, एक समान रूप से बनाए रखना, यह हमारा मॉडरेटर का काम होता है। क्योंकि अगर यह मॉडरेटर न्यूट्रॉन की गति को कम न करे तो न्यूट्रॉन अगर अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगेंगे तो अधिक मात्रा में ऊर्जा हमारी पैदा होने लगेगी। तो इसलिए यह न्यूक्लियर प्रोसेस को समान रूप से बनाए रखने में सहायक होता है। और यह मॉडरेटर सामान्यतः हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, बेरिलियम, भारी जल
का प्रयोग करते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम लोग हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, बेरिलियम, भारी जल का प्रयोग करते हैं। और इन सब में समानतः मैं आपको बताया, सामान्यतः हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो मॉडरेटर पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन किया जाएगा कि मॉडरेटर किन किन पदार्थों का बना हो सकता है, तो हाइड्रोजन का हो सकता है, ग्रेफाइट का, बेरिलियम का, या हैवी वाटर भारी जल का हम प्रयोग में लाते हैं। और इन सब में जो समान रूप से हम लोग प्रयोग में लाते हैं वह ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टर क्या होता है, ध्यान देंगे, यह रिफ्लेक्टर क्या होता है। रिफ्लेक्टर का काम होता है रिफ्लेक्ट करना। किसको रिफ्लेक्ट करना? जो यहाँ से न्यूट्रॉन पैदा हुए हैं, अगर वह इस जो हम कोर लगाए हैं, जो हमारा ये रिएक्टर कोर होता है, रिएक्टर कोर के बाहर अगर ये न्यूट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पर चारों तरफ प्लांट में रेडिएशन पैदा करने लगेंगे और ये इसकी वजह से बीमारियां बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टर क्या करता है, ये रिएक्टर कोर से न्यूट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता है। आप ध्यान देंगे, रिएक्टर कोर में जो भी हमारा न्यूट्रॉन या चेन रिएक्शन हो रही है, उसे जो भी न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं उसको बाहर नहीं जाने देता है, रेडिएशन से बचाता है। रेडिएशन से हमारा यह रिफ्लेक्टर क्या करता है, बचाता है। इसके प्रयोग से ईंधन की भी बचत होती है। अगर हम लोग रिफ्लेक्टर का प्रयोग किए हैं तो इधर उधर जो वेस्ट में न्यूट्रॉन चले जा रहे थे उसका प्रयोग फिर हम लोग रिएक्टर कोर में कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऊर्जा पैदा होगा और ईंधन की हमारी फ्यूल कम खर्च होगा। तो यह रिएक्टर जो होता है किसका बना होता है, यह बेरिलियम का बना होता है। आप ध्यान देंगे कि बेरिलियम का हम लोग समांतर रिएक्टर का रिफ्लेक्टर में बेरिलियम का प्रयोग करते हैं और मॉडरेटर में भी आप देखिए यहाँ पर बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। तो दोनों जगह आप बेरिलियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टर के बारे में आप क्या क्या जाने, क्या क्या सीखे कि रिफ्लेक्टर जो हमारा होता है वह बेरिलियम का बना होता है। यह रिएक्टर कोर से न्यूट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता, रिफ्लेक्टर का काम होता है। फिर उसके बाद जो है यह रेडिएशन से बचाता और इसके द्वारा हमारा ईंधन की जो खपत होती है रिएक्टर कोर में उसकी भी बचत करता है। उसके बाद दोस्तों अगला नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है कंट्रोल रॉड। यह कंट्रोल रॉड क्या होता है, मैंने बताया यह चेन रिएक्शन को कम करता है। यह ऑटोमेटिक होता है। यह इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि जब चेन रिएक्शन कम हो गई, यानी यहाँ से कम न्यूट्रॉन अब पैदा होंगे और जब कम न्यूट्रॉन पैदा होंगे तो यहाँ से हीट क्या होगी, आपकी कम पैदा होगी और जो भी ऊर्जा पैदा हुई हीट के रूप में उससे हम लोग स्टीम कम मात्रा में बना पाएंगे और हमारा उस स्टीम से जो हमारी टरबाइन घूमती है उस कम स्पीड पर घूमेगी और हमारा अल्टरनेटर कम वोल्टेज पैदा करेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है कंट्रोल रॉड। यह क्या करता है, जो हमारा एक्सेस इस हमारे रिएक्टर कोर में या न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें जो हमारे एक्सेस न्यूट्रॉन पैदा होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उनके द्वारा जो चेन रिएक्शन होती है उसको कम करना, यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोखता है, चेन रिएक्शन को कम करता है। रॉड को नीचे करने पर न्यूट्रॉन अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन को सोखेगा। यह कैडमियम या बोरान का बना हो सकता है। ध्यान देंगे, यह कैडमियम या बोरान का बना होता है। रॉड को जब लोग हम नीचे पुश करेंगे, इस रॉड को नीचे दबाएंगे तो ये अधिक मात्रा में न्यूट्रॉनों को ऑब्जॉर्ब करेगा, जिससे चेन रिएक्शन कम हो जाएगी। अगर ऊपर खींच लेंगे तो यह कम मात्रा में न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करेगा, जिससे चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके द्वारा हीट यहाँ पर जो पैदा होगी ऊर्जा के रूप में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पर अधिक हमको स्टीम बनेगी और उस अधिक स्टीम से हमारी टरबाइन अधिक गति से घूमेगी और अल्टरनेटर भी अधिक गति से घूमेगा, जिससे अधिक वोल्टेज पैदा करेगा। तो यह आपका कंट्रोल रॉड का काम होता है। फिर कूलेंट रिएक्टर में उपजी ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर तक ले जाता है, यानी इस रिएक्टर में जो भी हमारी ऊष्मा पैदा हुई उसको इस पाइप के माध्यम से, इसमें कूलेंट भरा होता है, यह कूलेंट की सहायता से हम लोग यह हीट एक्सचेंजर में हम लोग ऊष्मा को लेकर जाते हैं। ये पहला काम होता है, यानी रिएक्टर में उपजी ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर तक लेकर जाना। कूलेंट के रूप में हम लोग यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, यह हीलियम का प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग तथा वायु गैस के रूप में सोडियम हैवी वाटर तथा विस्मित द्रव के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। आप ध्यान देंगे
कि यह कूलेंट के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, यह वायु गैस के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं तथा द्रव के रूप में सोडियम, हैवी वाटर तथा बिस्मिथ का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको कूलेंट क्या होता है समझ में आया होगा। यहाँ पर जो भी ऊष्मा पैदा हुई उस ऊष्मा को इस हीट एक्सचेंजर तक ले जाने का काम हम लोग किससे करते हैं, कूलेंट से करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है यह रेडिएशन शील्ड। यह रेडिएशन शील्ड क्या करता है, इसको हम लोग कहते हैं विकिरण शील्ड। रेडिएशन का मतलब विकिरण। यह क्या करता है, यह हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके बाहर हमारे क्या होती है, न्यूक्लियर कोर होती है, और उस न्यूक्लियर कोर के बाहर हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की वाल बना देते हैं। सीमेंट कंक्रीट की वाल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, जो भी हमारे रिएक्टर कोर में ऊष्मा पैदा हुई वह बाहर न निकल पाए। तो आइए देखते हैं इस रेडिएशन शील्ड का काम क्या होता है। यह रिएक्टर की सुरक्षा करता है। सबसे पहला ही काम कि यह हमारा जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसकी सुरक्षा करता है। रिएक्टर का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, यह सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह आपका रेडिएशन शील्ड क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, रिएक्टर जो हमारा यह न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो एक मुख्य भाग होता है रिएक्टर, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ईंधन का प्रयोग करते हैं। इस ईंधन पर जब हम लोग स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो इसमें क्या होती है, चेन रिएक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ऊर्जा प्राप्त होता है। इस ऊर्जा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, और इस वाष्प के द्वारा इस वाष्प टरबाइन यानी स्टीम टरबाइन को चलाते हैं, और इस टरबाइन का प्रयोग, इस टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है, और अल्टरनेटर के द्वारा हम लोग बिजली पैदा करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा कि ये रिएक्टर, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या क्या भाग होते हैं। यह रिएक्टर कोर होता है, मॉडरेटर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, कूलेंट होता है और रेडिएशन शील्ड होता है। 6 इसके मुख्य भाग होते हैं। उसके बाद ये रिएक्टर कुछ प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्टर। जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है, एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर क्या होता है, और कैंडा रिएक्टर क्या होता है, कैंडू रिएक्टर क्या होता है। तो रिएक्टर तो अपने कार्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन तो यहाँ पर जो मुख्य रिएक्टर होते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वह आपको दिखाया गया है या बताया गया है। चाहे रिएक्टर जिस प्रकार का हो, सबका काम उसमें हम लोग जो भी हमारे परमाणु ईंधन है, हमारे जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्टर में दहन करते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है। तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्टर की क्या क्या खास बातें होती हैं। सबसे पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको FBR के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फ्यूल के रूप में हम लोग थोरियम का प्रयोग करते हैं। फ्यूल के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, थोरियम का। कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का प्रयोग करते हैं। कूलेंट काम क्या करता है, यह हीट को ट्रांसफ़र करता है। यह कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का प्रयोग करते हैं, और इसमें मॉडरेटर का कोई प्रयोग नहीं होता, यानी मॉडरेटर इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। उसी प्रकार से आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है। इसमें पानी को हम लोग साधारण जो हमारे पास वाटर होता है उसका यूज करते हैं, और इसका फ्यूल जो होता है, इसमें फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो यह 2 बातें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, जिसको AGCR भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, कूलेंट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। फिर यह कैंडू है यानी कैंडा, यह ड्यूटेरियम यूरेनियम हमारा रिएक्टर होता है। इसमें फ्यूल के रूप में नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, और मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं। हैवी वाटर D2O हम लोग जिसको कहते हैं, हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके 4-5 प्रकार के रिएक्टर आपको दिखाया गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यह बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, फिर कैंडू आपका यानी कैंडा ड्यूटेरियम
यूरेनियम रिएक्टर। तो दोस्तों ये आपके कुछ रिएक्टर हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। किस रिएक्टर में हम लोग किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के कूलेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर हमारा अलग अलग टाइप के रिएक्टर हो सकते हैं। तो ये आपके इतने प्रकार के रिएक्टर होते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी आपको ये जो जितने भी पार्ट हैं इसके कुछ आपको काम लिखे गए हैं। जैसे ये रिएक्टर होता है, रिएक्टर काम क्या करता है, यह केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ पर हमारा जो भी ईंधन होता है, ईंधन के दहन के बाद जो है हमारी जो भी हीट ऊष्मा पैदा होती है तो ये रिएक्टर में होती है। यानी हमारा रिएक्टर का काम क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलते हैं। उसके बाद जो है टरबाइन काम क्या करता है, यह हीट एनर्जी को हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी हीट पैदा हुई, ऊष्मा पैदा हुई, उस ऊष्मा के द्वारा हम लोग पानी को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं। और यह वाष्प का जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ही हाई होता है। इसलिए ये टरबाइन हीट एनर्जी को किस में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में। बाकी ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करता है। कंडेंसर स्टीम को वाटर में बदलता है। यहाँ पर जो कंडेंसर है, यहाँ से जो भी हमारी एग्जॉस्ट स्टीम बाहर निकल के आए टरबाइन से, इस एग्जॉस्ट स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर में भेजते हैं। और इस कंडेंसर में हमारा इधर रिवर के सहायता से हम लोग पानी, कूलिंग टावर की सहायता से सबसे पहले हम लोग पानी को ठंडा कर लेते हैं। और इस ठंडे पानी को इस पंप के द्वारा, इस सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा कंडेंसर में भेजते हैं। अब ठंडा पानी जब इस एग्जॉस्ट स्टीम के संपर्क में आएगा तो स्टीम हमारी क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। अब स्टीम हमारी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस पानी को हम लोग फीड वाटर पंप की सहायता से पुनः हम लोग इस न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजते हैं, जिसकी वजह से वह पानी, चूँकि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ पहले से होता है और ये पानी जल्दी ही फिर वाष्प में बदलता है, इसकी वजह से हमारा इस न्यूक्लियर रिएक्टर की दक्षता भी बढ़ती है। तो आप ध्यान देंगे कि इधर वाले जो पार्ट हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्टर को छोड़कर इधर वाले जो भाग हैं, यह आपकी जो है रैंकाइन साइकिल पर आधारित अपना प्रोसेस करते हैं, अपना काम करते हैं। रैंकाइन साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हमारी जो भी एग्जॉस्ट स्टीम हुई उसको पानी में बदलकर पुनः उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे रैंकाइन साइकिल की विशेषता होती है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए मान्य होती है। बाकी यह हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इधर के जितने भी आपको पार्ट्स हैं वो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी यह हमारा जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का जो सहायक अंग होता है एक्साइटर के बारे में, यह क्या होता है, डीसी शंट जनरेटर होता है, जो कि 220 से 250 वोल्टेज पैदा करता है। यह एक्साइटर का काम क्या होता है, जो हमारा इतना वोल्टेज पैदा हुआ, इसके द्वारा हम लोग अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। और फील्ड वाइंडिंग में हमारा जैसे ही एक्साइटेशन होता है और फील्ड वाइंडिंग के द्वारा हमारा फ्लक्स बनता है और अल्टरनेटर घूमता है, उस फ्लक्स को काटेगा और बिजली पैदा करेगा। तो यह हमारा एक्साइटर होता है, जो कि एक डीसी शंट जनरेटर होता है, जिसके द्वारा 220 से 250 वोल्टेज हम लोग पैदा कर पाते हैं। उसके बाद जो हम लोग स्टीम टरबाइन यहाँ पर यूज करने के बाद जो हम लोग अल्टरनेटर प्रयोग किए, इस अल्टरनेटर का जो रोटर होता है यह इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। जो हम लोग अल्टरनेटर का रोटर प्रयोग करते हैं यह सिलेंड्रिकल रोटर होता है। सिलेंड्रिकल रोटर क्या होता है, देखिए अल्टरनेटर में हमारे दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं। एक हमारा सेलिएंट पोल टाइप का रोटर, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें उभरे हुए क्या हों, पोल होते हैं। रोटर के चारों तरफ पेरिफेरी पर क्या होते हैं, उभरे हुए पोल होते हैं, और उस पोल पर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। तो यह सेलिएंट पोल टाइप का जो रोटर होता है उसका डायामीटर अधिक होता है। यह जो उसका डायामीटर होता है रोटर का, जैसे ये आप इसको रोटर समझिए आप जो है, तो ये इसका क्या है, डायामीटर है। तो जो हमारे सेलिएंट पोल टाइप के रोटर होते हैं उसका डायामीटर कम होता है, उसकी अक्षीय दूरी कम होती है, डायामीटर अधिक होता है, एक्सियल लेंथ कम होती है। और जो हमारे सेलिएंट पोल टाइप का रोटर होते हैं इनका प्रयोग हम लोग
लो तथा मीडियम स्पीड के लिए करती। वहीं पर हम लोग जो ये सिलेंड्रिकल टाइप के रोटर होते हैं जो कि हम लोग इस प्लांट में प्रयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर, इसका डायामीटर कम होता है। जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, यह मार्कर है, इसका डायामीटर कम है, इसके एक्सियल लेंथ कम है। इसकी एक्सियल लेंथ क्या होती है, अधिक होती है। डायामीटर कम होता है, एक्सियल लेंथ क्या होती है, अधिक होती है। और इस तरह के रोटर को हम लोग हाई स्पीड पर चला सकते हैं। लगभग 3000 आरपीएम पर हम लोग घुमाते हैं, जो कि हाई स्पीड माना जाता है 3000 आरपीएम। तो आप ध्यान देंगे जो हमारे सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं इसका डायामीटर कम होता है, एक्सियल लेंथ अधिक होती है, हाई स्पीड लगभग 3000 आरपीएम पर हम लोग इसको घुमा सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ पोल कितने होते हैं, 2 पोल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये आपके इस अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसके बारे में कुछ कुछ खास बातें हैं। तो इधर के जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं वह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखिए, कुछ आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहली बात कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को जहाँ पर भी स्थापित करते हैं यह बहुत कम स्थान घेरता है। इसके लिए हमारा, जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज जो भी हमारे प्लांट होते हैं, हम लोग कोल्ड स्टोरेज प्लांट बनाते हैं, फिर कोल्ड हैंडलिंग प्लांट बनाते हैं, फिर ऐश स्टोरेज प्लांट बनाते हैं, फिर ऐश डिस्पोजल प्लांट बनाते हैं। तो कई तरह के प्लांट जो होते हैं बहुत बड़ी यूनिट में बनाए जाते हैं। लेकिन तो इसको बनाने के लिए आपको बहुत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। और इसका जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आता है, फ्यूल का जो परिवहन लागत आती है वह बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग फ्यूल के रूप में यूरेनियम या थोरियम का प्रयोग करते हैं, यह बहुत कम फ्यूल से बहुत अधिक मात्रा में हम लोग ऊर्जा पैदा कर पाते हैं। तो इसलिए इसकी फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट होती है वह बहुत कम होती है। यह एक क्या होती है, क्लीन एनर्जी होती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा धुआं धक्कड़ डस्ट नहीं निकलता है, जैसा कि आपको थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलेगा। यह कम स्थान घेरता है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इसकी कम होती है, क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। इसको हम लोग सबसे ख़ास बात यह है कि जहाँ पर हमको जहाँ हमारा लोड की आवश्यकता है, यानी जहाँ पर हमको सप्लाई को भेजना है, जहाँ सप्लाई की डिमांड है, उसके सेंटर में हम लोग इसको स्थापित कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ज़रूरत के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी जो ट्रांसमिशन कास्ट होती है, जो कि सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में आती है, उसके लिए पोल हमको बनाना पड़ता है, पोल लगाना पड़ता है, बड़े बड़े टावर की स्थापना करनी पड़ती है, उसके लिए इंसुलेटर, हमारे कंडक्टर, सब स्टेशन और सारी चीज़ों को बनाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो इसकी कास्ट ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसको लोड के निकट या लोड के सेंटर में हम लोग स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये सभी मौसम में समान रूप से काम करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसकी निर्भरता जल पर डिपेंड करती है, जल की मात्रा पर निर्भर करती है। और गर्मी के दिनों में वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है डैम के अंदर, तो हमारी टरबाइन कम मात्रा में विद्युत को पैदा कर पाती है, यानी उसकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन तो चाहे जैसा मौसम हो, जाड़ा गर्मी वर्षा, इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सभी मौसम में समान रूप से कार्य करता है। उसके बाद जो है प्रयोग ईंधन का अन्य जगहों पर यूज कर सकते हैं, जैसे बम बनाना और किसी काम में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी हम लोग ईंधन का, यानी थोरियम या प्लूटोनियम या आपका जो भी हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग किए, थोरियम हो गया हमारा ईंधन के रूप में, यहाँ पर थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, जिस भी हम लोग नाभिकीय पदार्थ का ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे, वो ईंधन इस न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है, उस वेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे जो भी हमारी पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री होती है उनको सप्लाई कर दिया जाता है, जिसके द्वारा उसका पटाखा बनाने में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ एडवांटेज हैं, आप फिर से एक बार देख लीजिए। कम स्थान घेरता है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इसकी कास्ट कम आती है, ये क्लीन एनर्जी होती है, लोड के निकट ही इसको स्थापित कर सकते हैं हम लोग, सभी मौसम में समान रूप से काम करता है, और इसका जो वेस्ट है उसका प्रयोग हम किसी अन्य जगहों पर भी कर सकते हैं। बाकी इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। डिसएडवांटेज में इसके द्वारा जो हम लोग जहाँ पर भी प्लांट को स्थापित करते हैं, सबसे बड़ा खतरा इसका रेडिएशन का होता है। जहाँ पर भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाते हैं,
इसके द्वारा रेडिएशन फैलने का बहुत ज़्यादा अधिक खतरा होता है। तो रेडिएशन का खतरा इसके द्वारा बहुत अधिक होता है। उसके बाद कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है रेडिएशन के कारण। अगली बात लिखी गई है कि यह प्लांट बनाने में आपको प्रारंभिक जो लागत होती है, इनिशियल कास्ट होती है, बहुत अधिक आती है। फिर उसके बाद इस प्लांट को चलाने के लिए हमें कुशल और प्रशिक्षित कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसमें किसी कुशल कारीगर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन तो इस प्लांट को हैंडल करने के लिए हमें कुशल और प्रशिक्षित जो ट्रेंड कारीगर होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सभी लोग, कोई भी व्यक्ति इस प्लांट में जाकर काम नहीं कर सकता, जिसको जानकारी होगी वही इस प्लांट में जाकर काम कर सकता है। उसके बाद नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए दिख रहे हैं कि कौन सी जगह पर हमारा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पर कुल हमारे जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जितना भी हम लोग एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करते हैं, उसका 3.22% हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से कर पाते हैं। बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग उत्पादन करते हैं। 3.22% न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करते हैं। अगली बात आपको लिखी गई है, भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कुडनकुलम पावर प्लांट। भारत में सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा या न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा हमारा कुडनकुलम पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा किस जगह पर होता है? तो कुडनकुलम पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगली बात आपको लिखी गई है, विश्व में सर्वाधिक नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किस देश में होता है? तो उसका आपको एग्जैक्ट में राइट आंसर अमेरिका होगा। यानी विश्व में सर्वाधिक नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन हमारा कहाँ होता है? अमेरिका में। यहाँ पर एक बात आपको और लिखी है, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो काशिवाजाकी ये पावर प्लांट है जो कि जापान में पड़ता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाजाकी पावर प्लांट जो जापान में पड़ता है। विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। भारत का सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट तारापुर है। भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यह कुडनकुलम पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में पड़ता है इसके द्वारा होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा हम लोग 3.22% इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करते हैं। बाकी आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इसकी दक्षता लगभग कम होती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 45 से 55% तक की इसकी दक्षता होती है। सबसे अधिक दक्षता हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की होती है 85% तक। बाकी हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसकी दक्षता 25 से 30% होती है। तो ये भी बातें आप ध्यान में रखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता आपकी लगभग 45 से 50% होती है। 1 kg यूरेनियम के दहन करने से हमारा 5000 kg पर कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर 1 kg यूरेनियम का हम लोग दहन करें तो यह हमारा 5000 kg पर कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। उसके बाद 1 AMU बराबर आप ध्यान देंगे 1.66 गुणे 10⁻⁻27 इतना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि 1 AMU कितने के बराबर होता है? तो आप ध्यान देंगे 1.66 गुणे 10⁻⁻27 इतने के बराबर होता है। उसके बाद जो होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देंगे आप, जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन तो जब इस के का मान 1 से अधिक हो तो हमारा जो भी यह प्लांट होता है यह सुपर क्रिटिकल स्टेज में होता है। आप ध्यान देंगे जब के का मान हमारा 1 से अधिक हो तो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वह सुपर क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, और जब के का मान 1 के बराबर हो तो क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, और जब के का मान 1 से कम हो तो सब क्रिटिकल स्टेज में होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये के होता क्या है। तो यहाँ पर के क्या होता है? नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन वन जनरेटर अपॉन नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग जनरेटर।
इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो हमारी चेन रिएक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो जैसे मान लीजिए कि एक हमारा न्यूट्रॉन टूटकर 2 न्यूट्रॉन में विभाजित हुआ, फिर वो 2 न्यूट्रॉन टूटकर आगे 2 न्यूट्रॉन में विभाजित हो गए। तो यह क्रम मतलब हमेशा ऐसा ही नहीं बना होता। किसी चेन रिएक्शन में हमारे अधिक न्यूट्रॉन पैदा हो सकते हैं या किसी चेन रिएक्शन में कम न्यूट्रॉन पैदा हो सकते हैं। तो इसी का ये अनुपात दिया गया है कि यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस मतलब पैदा होना इन 1 जनरेशन, पहले वाले में, फिर उसके एक जनरेशन में, फिर उसके प्रीसीडिंग जनरेटर यानी उसके पहले कितना पैदा हुई और उसके बाद कितना न्यूट्रॉन हमारे पैदा हुई, इसी का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। और ये अनुपात जब हम लोग अधिक में कम से भाग लगाएंगे तो मान 1 से कम आएगा, और अधिक में जब हम लोग कम से भाग लगाएंगे तो हमारा मान जो होता है 1 से अधिक आएगा, जो कि के का मान जब 1 से अधिक हो तो सुपर क्रिटिकल स्टेज होती है। और सुपर क्रिटिकल स्टेज में हमारे प्लांट जब उस समय काम करते हैं जब प्लांट पर हमारे लोड बढ़ जाते हैं। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब हमारे लोड की डिमांड बढ़ जाती है तो हमारे प्लांट सुपर क्रिटिकल स्टेज में चले जाते हैं और अधिक डिमांड को पूरा करने के लिए अधिक बिजली पैदा करने लगते हैं। उसी तरह से जब हमारे प्लांट पर जितना लोड होना चाहिए उतना लोड हमारे प्लांट पर बना हुआ है तो उस समय हम लोग क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, और के का मान यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 होता है। और जब हमारे प्लांट पर डिमांड कम हो जाती है यानी लोड कम हो जाता है तो के का मान 1 से कम हो जाता है, जिसको हम लोग सब क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। बाकी एक पॉइंट आपको नीचे दिख रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा भंडार थोरियम का है। यूरेनियम भारत में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है यूरेनियम का, बाकी थोरियम हमारे भारत देश में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। आज की डेट में जो भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं वो थोरियम बेस्ड डिज़ाइन हो रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है इसमें ईंधन के रूप में हम लोग थोरियम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यह जितने भी आपको इम्पोर्टेंट डेटा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से था, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं इसको हम लोग 2 भागों में स्टडी करते हैं। एक उसका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और दूसरा भाग उसका स्टीम या टरबाइन होता है, अल्टरनेटर होता है, और उसका ट्रांसफार्मर या कंडेंसर होता है। इसका जो मेन भाग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको यहाँ पर दिखाया गया। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग इस न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ भाग होते हैं। न्यूक्लियर कोर होता है, न्यूक्लियर या रिएक्टर कोर होता है, मॉडरेटर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, आपका कूलेंट होता है और रेडिएशन शील्ड होता है। सबके काम अलग अलग होते हैं। सबके काम को मैं आपको बताया जो है कि रिएक्टर कोर क्या होता है। यह जितना भी प्रोसेस आपको दिखाया गया एक रिएक्टर कोर के अंदर होता है। यह रिएक्टर कोर का प्रयोग करने से हमारे ईंधन की बचत होती है, पहली बात। दूसरी बात कि यह जो रिएक्टर कोर होता है इसमें जो भी हमारी चेन रिएक्शन होती है, जो भी हमारी ऊष्मा पैदा होती है वह रिएक्टर कोर के अंदर ही पैदा होती है। और यह रिएक्टर कोर जो होता है यह न्यूक्लियर रिएक्टर का एक मुख्य भाग होता है। तो इस तरह से आप रिएक्टर कोर के बारे में जानें। यह कंट्रोल रॉड क्या होता है, ये चेन रिएक्शन की प्रक्रिया को कम करता है। ये कैडमियम या बोरान का हो सकता है। फिर उसके बाद मॉडरेटर है। मॉडरेटर का काम जो होता है यह न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। यह मॉडरेटर ग्रेफाइट, हैवी वाटर या बेरिलियम का बना होता है। इसमें सामान्यतः हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर क्या करता है, न्यूट्रॉन को इस हमारे जो भी रिएक्टर कोर है इसको बाहर जाने से रोकता है। उसके बाद कंट्रोल रॉड क्या होता है आपको बता दिया मैं, इसको कंट्रोल रॉड के द्वारा चेन रिएक्शन कम करते हैं। फिर कूलेंट हीट ट्रांसफ़र का काम करता है। और रेडिएशन शील्ड क्या होता है, यह ऊष्मा क्षय से बचाता है। और दूसरी बात कि जो भी हमारे ये न्यूक्लियर रिएक्टर होती है इसकी सुरक्षा करता है। बाकी आपको यह रिएक्टर का काम, यह केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। बाकी यहाँ पर टरबाइन है, ये आपकी स्टीम टरबाइन होती है, इसका काम होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। बाकी यहाँ पर अल्टरनेटर है, इसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। बाकी इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का जो काम होता है ये वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है। फिर उसके बाद कंडेंसर है, कंडेंसर स्टीम को वाटर में बदलता है। ये कंडेंसर का काम होता है, स्टीम को किस में बदलता है, वाटर में बदलता है। फिर कूलिंग टावर है,
कूलिंग टावर के द्वारा हम लोग ठंडा पानी इस कंडेंसर में भेजते हैं। बाकी यह आपका आगे देखिए एक्साइटर डीसी शंट जनरेटर होता है। यह सिलेंड्रिकल रोटर, इसका डायमीटर कम होता है, एक्सेल लेंथ ज़्यादा होती है। हाई स्पीड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें 2 से 2 पोल होते हैं। एडवांटेज में आप देख लीजिए एक बार फिर से, कम स्थान घेरता है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होती है, यह क्लीन होता है, लोड के निकट ही इसको स्थापित किया जा सकता है, सभी मौसम में समान रूप से कार्य करता है। उसके बाद जो है प्रयोग होने वाले ईंधन का प्रयोग हम लोग किसी अन्य स्थान पर भी, अन्य जगहों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज हैं, रेडिएशन का खतरा बना रहता है, कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रारंभिक लागत इसकी अधिक आती है, कुशल और प्रशिक्षित कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। आगे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पूर्ण रूप से बता दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर को एक बार देखने के बाद अगर कुछ ना समझ में आया तो आप इसको प्लीज़ दोबारा देखिए, और मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको देखने के साथ साथ इसका प्रॉपर आप नोट मेंटेन करें। आपसे मैं वादा करता हूं कि अगर आप एक बार देखकर नोट आपने प्रिपेयर कर लिया, देखने मात्र से ही कोई चीज़ें तैयार नहीं हो जाती हैं। आप इसको एक बार देखिए और इसका प्रॉपर नोट बनाइए। आप देखिएगा कि आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट का कितना बढ़िया कंटेंट तैयार हो गया, कितना बढ़िया आपका नोट तैयार हो गया है। और इसके साथ साथ आपकी तैयारी जो होगी एक अच्छे लेवल पर जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, क्योंकि एक ही वीडियो लेक्चर में मैं सारी चीज़ों को एक ही जगह लेकर आया हूं कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ जाएं। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।